लिखा नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज का हमारा मुख्य विषय है वो है थैलेसीमिया के जो भी, चाहे वो माइनर है, मेजर है, इंटरमीडिया है, कोई भी स्टेटस है, या थैलेसीमिया के साथ सिकल सेल है, ई बीटा है, उसको वैक्सीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, उसके क्या फायदे या क्या नुकसान है, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो अपने आप को सब लोग म्यूट कर लें, और दूसरी बात कि जो भी आपका प्रश्न हो वो वैक्सीन रिलेटेड हो या कोविड-19 से भी हो सकता है, मेनली प्राइमरीली जो हो वैक्सीन रिलेटेड हो। आज हम आयरन वगैरह की बाकी चीज़ों की बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्य धारा जो हमारा है आज का विषय है उसे भटक ना जाए। तो मित्रों, आज ऐसा है कि आपको सबको मालूम है कि पिछले मार्च पहला केस तो हमारा 30 जनवरी 2020 को आया था। मार्च से केस बढ़ने शुरू हुए, लॉकडाउन हो गया, फिर केस बढ़ते गए, अक्टूबर नवंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, दिसंबर में कुछ कम हुए, और जनवरी फरवरी में हमें काफ़ी रिलैक्स था। और 16 जनवरी को वैक्सीन आ गई, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो वैक्सीन भी आ गई है, केस भी कम हो गए हैं, हमें उम्मीद थी कि मार्च अप्रैल तक परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि मार्च से फिर केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, और इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि 8 दिन के अंदर दुगने होने शुरू हो गए हैं। और उसमें भी कुछ स्टेट में, महाराष्ट्र में आप देखते हो, पूरे इंडिया की अगर बात करें तो 81,000 पर डे से ज़्यादा केस हैं। और मुझे कोई इसमें अचंभा नहीं होगा अगर 1-2 दिन में ये 1 लाख प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ जाए, और क्या पता 1.5-2 लाख भी और थोड़े 15-20 दिन में बढ़ जाए। तो ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी करीब 3500 से ऊपर हो गए हैं पर डे का केसेस। हालांकि जो भारत में करीब 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो 5% से भी कम है अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो। डेथ रेट जरूर भारत में कम है, लेकिन फिर भी अगर हम डेथ की बात करते हैं तो जो एक भी डेथ है जिसके घर में होती है, उसके लिए तो वो 100% है। सरकार के लिए डाटा कलेक्शन करने के लिए, या जो एकेडमिक लोग हैं वो तो यही बोलेंगे कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट है ओवरऑल। अगर हम कोरोना से देखें 1 या 2% है, तो वो उसके लिए 1% है डाटा के लिए, लेकिन ओवरऑल तो जिसके घर में होती है, जिसके परिवार में ये समस्या आती है, उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अब अपनी थैलेसीमिया की बात करें कि क्या थैलेसीमिया में वैक्सीन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, पहले तो ये एक अच्छी बात है कि पहले जो था 60 साल से ऊपर लोगों को लगी थी, और 45 से जो 60 साल वाले वो लोग थे जिनको कोई मॉर्बिडिटी थी, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल हीमोफीलिया भी इंक्लूड था। लेकिन अब 45 वर्ष से सबको ये थैलेसीमिया जो है वैक्सीन जो है अवेलेबल है, जितने ही 45 साल से ऊपर है। अगर हम थोड़ा 1-2 स्टडी आपको बताना चाहें कि कोविड-19 के अंदर जो भारत में तो कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों को कोविड हुआ, उसमें से कितने हमने थैलेसीमिया पेशेंट्स को खोआ। मुझे कुछ इक्का दुक्का ही जो खबर मेरे पास आई है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी समरी या डाटा हमारे पास नहीं है कि हम ये कह सकें कि इतने बच्चे हमारे यहाँ थैलेसीमिया के कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से गए हैं। लेकिन मैं आपको अगर उसकी यूके की बात करूं, इटली की, तो इटली के अंदर जो है करीब 3,372 थैलेसीमिया मेजर हैं, 1500 से ऊपर थैलेसीमिया इंटरमीडिया, और करीब 1300 से ज़्यादा सिकल सेल के हैं। तो उनमें ये देखा गया, ये सारे मिला के उसमें से 343 को कोविड इन्फेक्शन हुआ, यानी कि तकरीबन 6% लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ। और उसमें से जो डेथ की बात करें तो हमारे 4 थैलेसीमिया मेजर, 1 इंटरमीडिया और 2 सिकल सेल की 7 लोगों की डेथ हुई 343 में से। तो वो जो अप्रैल है करीब 3.1% तक जो है हमने वहां थैलेसीमिया के पेशेंट हुए हैं। और अगर हम वैक्सीन की बात करें, हमारे पास वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है, हमारा जो मुख्य है वो तो रहेगा जो भारत में अवेलेबल है, वो है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, जिसको हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। ये एक वायरस के ऊपर डिपेंडेंट है, जो वायरस के अंदर वेक्टर में उस जीन, उसका स्पाइक प्रोटीन डाल के
वो शरीर में डाला जाता है, वो शरीर उसको एक इन्फेक्शन समझता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो ये ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, जिसको हम कोविशील्ड के नाम से है, वो ऐसे काम करती है। जो हमारी कोवैक्सीन है उसी के बराबर की जो है वो चाइना की, उसको हम साइनोफार्म कहते हैं, साइनोवैक्स कहते हैं। उसमें क्या करते हैं कि वायरस को किल करके, कमजोर करके उसको शरीर में डाला जाता है, उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। तो वो अंदर जाके डेड वायरस जो है दोबारा रेप्लिकेट नहीं होता, दोबारा बढ़ता नहीं है, लेकिन बॉडी उसको एक इन्फेक्शन समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो ये जो दो मुख्य हैं आजकल अवेलेबल है। तीसरी जो है, जो बहुत जल्दी आने की उम्मीद है, वो रशिया की स्पुतनिक जो है, वो उसमें भी एस्ट्राजेनेका की तरह एक एडेनो वायरस है चिंपैंजी का, लेकिन उसमें दो है। तो इसमें जो एस्ट्राजेनेका में एक ही वायरस है, तो दोनों बार सेम डोज देते हैं। जो स्पुतनिक है उसमें दो अलग अलग बनाई गई है। पहली बार का अलग वायरस डाला जाएगा, 5 नंबर बोलते हैं, और दूसरी वायरस का 26 के ऊपर है। तो वो अलग, फर्स्ट डोज डिफरेंट होगी, सेकंड डिफरेंट होगी। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है स्पुतनिक भी जो है वो भारत में उसको परमिशन मिल जाएगी। तीसरी वैक्सीन का जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट है वो है जॉनसन जॉनसन की। उसका ये वही वेक्टर का है जैसे कि हमारी एस्ट्राजेनेका टाइप है, लेकिन उसका ये फायदा है कि उसकी सिंगल डोज लगेगी। तो ये चार की हम बात करें, जो मॉडर्ना और फाइजर जो यूएसए के अंदर हैं, उसका बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल है और ना ही उम्मीद है, क्योंकि वो उतना माइनस टेम्परेचर हमारे यहाँ नहीं हो सकता। ये जो है हमारा इसमें स्टेशन है। अब नेचुरल जो जनरल रिकमेंडेशन है, पहली बात तो ये है कि वैक्सीन हर एक को लगनी चाहिए। अब उसमें जो खास तौर से जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे बताया गया आपको कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी को कैंसर पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, उनको लगनी चाहिए। तो अगर हम टिफ की बात करें तो टिफ ने भी जो है अपना बताया है, मैं एक मिनट थोड़ा एक्यूरेट आपको बताना चाहूंगा। कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं बताई है, उसमें यह बोला है कि सभी बच्चों को लगनी चाहिए। जो भी हमारे थैलेसीमिया पेशेंट हैं उसके लिए किसी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी कंपनी ने भी, चाहे वो एस्ट्राजेनेका है, कोवैक्सीन है, या कोई भी कंपनी है, इवन जो फाइजर है, मॉडर्ना है, उन्होंने भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं बताई है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कुछ केस देखने को मिले हैं, तो इसलिए हम उसको देखते हुए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी आपको बता रहा हूं वो अभी लिटरेचर में ऐसा नहीं है कि वो गाइडलाइंस में है। मैं ये, इसको आप इस तरह से नहीं लीजिए कि वो कोई साइंटिफिकली उन्होंने किया है, अप्रूव किया है, लेकिन हम अपने ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि हर चीज ऐसा नहीं होती कि साइंटिफिकली सामने है, हम ऑब्जर्वेशन से भी कुछ एक एक्शंस लेते हैं, जो ऑन दी स्पॉट हमें कुछ देखने को मिलता है वो लिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो, अगर हम थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात करें तो जो समस्याएं हमें देखी जाती, एक तो आती है कि जिनको स्प्लीन बड़ा होता है, जिसको हेपेटोस्प्लेनोमेगली होती है। आपने देखा होगा जिन बच्चों का स्प्लीन बढ़ जाता है उसमें टीएलसी, डीएलसी, आरबीसीज, प्लेटलेट जो है काफी कम हो जाते हैं, न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, थाइपोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ल्यूकोसाइट्स कम हो जाते हैं। तो ये एक तो तरफ तो ये है कि अगर जो पहले ही जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वैक्सीन से इम्यूनिटी कम बनती है, ये एक जनरल है। चाहे कोई भी आप किसी को भी किसी कारण से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, चाहे कैंसर की वजह से है, किसी और कंडीशन की वजह से है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसकी जनरल भी इम्यूनिटी वैक्सीन से कम बनती है। और जिसके न्यूट्रोफिल या खास तौर से लिम्फोसाइट्स कम होते हैं उसमें भी कम बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो नहीं देनी है। वैसे भी कोई भी वैक्सीन वो 100% नहीं होती। अच्छी से अच्छी वैक्सीन जो है अभी तक पोलियो वाले जो बताए थे 80-85% तक है, और वो उसमें भी 100% कोई नहीं है। यहाँ तक कि जो कोविड की आई हैं वो मॉडर्ना और इन्होंने क्या नाम है फाइजर बायोटेक ने, उन्होंने अपनी एफिकेसी 90+ बताई है, स्पुतनिक भी 90+ बताई है, जबकि इन्होंने जो है आपका एस्ट्राजेनेका और इन्होंने 72%, 62% या 70 to 80% डिफरेंट डोज के अंदर, डिफरेंट शेड्यूल के अंदर बताई गई है।
तो इसमें जो जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर चाहे इम्यूनिटी कम भी बनेगी, लेकिन वैक्सीन देने का जो मेन फायदा है वो ये है कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो इन्फेक्शन कम होता है, हॉस्पिटल जाने का चांस कम हो जाता है, डेथ रेट बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे केस आए हैं जिनको 2 वैक्सीन भी लग चुकी हैं, उसके भी 2 हफ्ते क्रॉस हो गए हैं, उसके बाद भी उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो हल्का होता है, उसमें हॉस्पिटल जाने का चांस कम होता है और डेथ रेट कम हो जाता है, इसलिए वैक्सीन लगानी चाहिए। आप जैसे मैंने बताया अभी स्प्लीन बढ़ जाता है तो उसका टीएलसी कम हो जाता है। अगर आपका प्लेटलेट जो है, कुछ जगह में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, आईटीपी होता है, उसके अंदर अगर प्लेटलेट कम हो तो थोड़ा सा ध्यान से देनी चाहिए। जहां तक रिकमेंडेशन की बात है, रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर 30,000 से ऊपर है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपकी जो प्लेटलेट्स जो है अगर 1.5 लाख से कम है या 1 लाख के आसपास भी हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलके अंडर जो है प्रॉपर केयर जो है वो उसको वैक्सीन को लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है जब स्क्रीन का ऑपरेशन हो जाता है। ये किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर आपको का ऑपरेशन किसी का हो चुका है, म्यूट कर दो क्या, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अगर आपको तिल्ली का ऑपरेशन हो चुका है तो उसके बाद जो है हमने देखा है कि प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, 6-7 लाख 8 लाख तक भी हो जाती हैं। और उसके अंदर आपने सुना होगा कि जिनकी तिल्ली बड़ी होती है उनके अंदर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हम कहते हैं, मतलब उसके अंदर जो है खून का थक्का जमने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। और हम उन लोगों को इन्फेक्शन के लिए तो पेनिसिलिन देते ही हैं, प्लस वो थक्का कम करने के लिए एस्प्रिन की गोली भी दी जाती है। बहुत से बच्चे जिनको थैलेसीमिया का ऑपरेशन हो रखा है, एस्प्रिन का ऑपरेशन हो रखा है, उनको मालूम हुआ कि उनको एस्प्रिन की गोली रोज खाने को दी जाती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जिनका स्प्लीन का ऑपरेशन हो चुका है उनको जो है अगर वो एस्प्रिन की गोली खा रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी डोज बढ़ा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और अगर नहीं खा रहे तो कम से कम जो है वैक्सीन लेने से 2-4 दिन पहले से जरूर शुरू कर दें, और जिस दिन वैक्सीन लगानी है उस दिन सुबह भी एस्प्रिन की गोली खा के जाएंगे। उस दिन एक दिन पहले भी खाएंगे, सुबह भी खाएंगे और रात को भी खाएंगे, डेली खाएंगे। और जिनका तिल्ली का ऑपरेशन हुआ है उनको जरूर खा लें, अनलेस अनटिल उनका प्लेटलेट जो है बहुत कम है। अगर फिर भी जो है एस्प्रिन 75 मिलीग्राम खाते हैं तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उससे ब्लीडिंग का चांस नहीं है, तो उनको जरूर लेनी चाहिए। ये एक विशेष इंडिकेशन है। दूसरा ये है कि ये देखा गया है कि अगर जिनका एलडीएल बड़ा होता है, मान लो कुछ बच्चों का जो है हमने देखा है, लिपिड टेस्ट करा लीजिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, आपका एलडीएल हाई है और एचडीएल कम है, ये जो पैरामीटर्स हैं हाई लिपिड या डिसलिपिडेमिया हम कहते हैं, अगर लिपिड आपके खराब है तो उनको हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा होता है। ये तो यूजुअली हम देखते हैं आमतौर पे जो जनरल पब्लिक के अंदर 40-50 साल में हम रूटीन में लिपिड कराते रहते हैं। तो जिनका ऐसे लिपिड खराब है, आप अगर जिसका डाउट है उनको भी एस्प्रिन ले लेनी चाहिए, चाहे उनका तिल्ली का ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ। एक चीज और देखी जाती है कि कुछ लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी होती है, जैसे कोई दवाई से एलर्जी है, गोली से, कोई इंजेक्शन से, कोई वैक्सीन से। जहां तक गोली की एलर्जी है या डस्ट एलर्जी है, ऐसा कोई किसी किस्म की एलर्जी है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आती। उसमें हम चाहते हैं कि कोई एंटी एलर्जिक, उसमें जैसे आपने देखा होगा मॉन्टियर एलसी है, मॉन्टिकॉप है, लिवोसिट्राजिन प्लस मॉन्टिल्यूकास्ट की बहुत से कॉम्बिनेशन आते हैं, या मॉन्टेक एफेक्स है, मॉन्टिल्यूकास्ट फिक्सोफेनेडिन है। इस तरह की बहुत सी दवाइयां हैं एंटी एलर्जिक विद मॉन्टिल्यूकास्ट। वो उनको 1-2 दिन पहले से शुरू करके और जिस दिन वैक्सीन लगानी है उस दिन सुबह भी लेके जाएं और रात को भी ले लें, फिर 2-4 दिन कम से कम 4-5 दिन तक आगे भी लेते रहें, ताकि उनको जो है अगर एलर्जी होती है तो वो एलर्जी का चांस कम हो जाए। इसके अलावा जो है कुछ लोगों को थोड़ा एस्थमेटिक टाइप होता है, उनको इनहेलर लेते हैं या कोई एंटी एस्थमेटिक मेडिसिन लेते हैं, तो उनको जो है अगर अपना इनहेलर भी है
वो भी अगर उन दिनों में नहीं भी ले रहे हैं तो भी जो है 1-2 दिन पहले से शुरू करके, और जिस दिन वैक्सीन लगाने जाना है उस दिन सुबह जो है वो अपना इनहेलर लेके जाएंगे, और उसके बाद भी दिन में जरूरत पड़ती है तो इनहेलर ले लेंगे। तो इस तरह से अगर आप एंटी एलर्जिक मोन्टेलुकास लेके जाते हैं और इनहेलर लेके जाते हैं तो काफ़ी हद तक जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं और जो आपके अस्थमा के ब्रेथ रिएक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं। और जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उनको ये ध्यान रखना है कि उनको पहले से ही जो है अपना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के बाद ही वैक्सीन लेनी है। वो अपना पहले चेकअप करें, उनके डायबिटीज़ अगर ठीक नहीं है, अगर ब्लड शुगर पैरामीटर्स खराब हैं या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो वो पहले से अपना कंट्रोल करें। जब कम से कम 1 हफ्ता लगातार कंट्रोल रहे तो उसके बाद वैक्सीन लगाएं, वरना वैक्सीन ना लगाएं, पोस्टपोन कर दें और उसके बाद लगाएं। अब एक आता है कि सेकेंड डोज के लिए जो है, अगर आपको फर्स्ट डोज के अंदर रिएक्शन हुआ है तो सेकेंड डोज में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। फर्स्ट डोज में रिएक्शन हुआ है तो सेकेंड डोज में रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि डोज की जो हाँ इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर जो है स्वेलिंग हो जाती है, और उस स्वेलिंग हम देखते हैं लोग है, पेन किलर है, ये लेते रहते हैं। अगर तो वो स्वेलिंग में रेडनेस नहीं है, वहां पर हाथ लगाने से गर्म नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि वो लोकल स्वेलिंग है, लोकल इन्फ्लेमेशन है। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। अगर पेन है तो मेफ्टाल ले सकते हैं और एंटी एलर्जिक दवाई ले सकते हैं, वो अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई फॉर्मेंटेशन कोल्ड या हॉट करने की आवश्यकता नहीं है, वो धीरे धीरे 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को पेन्स होते हैं, माइल्जिया होता है, बॉडी पेन्स हो सकते हैं, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप मेफ्टाल जो है टैबलेट है या कोई पेन किलर, और भी मेफ्टाल अच्छा काम करती है, नहीं तो क्रोसिन भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। वो जो है दिन में 1-2 बार अगर जरूरत पड़े तो 1-2 बार ले सकते हैं। फीवर है, एलर्जी है, पेन है, इसके लिए आपको ये दवाई दे सकते हैं। लेकिन पहली बार आपको एलर्जी हुआ है तो सेकेंड बार एलर्जी का चांस ज़्यादा है, इसलिए उसके ज़्यादा प्रिकॉशन रखती हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक, जिससे लोग ज्यादा डर रहे हैं, उसको है कि एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है कि कोई भी दवाई का इमीडिएट रिएक्शन, आमतौर पर ये गोली से कम होता है, इंजेक्शन से ज्यादा होता है, कि उसको इतना सीवियर रिएक्शन होता है कि बंदा कोलैप्स कर जाता है। ये अगर जैसे हमारे यहाँ अगर ब्लड जब चढ़ाते हैं, अगर ब्लड ग्रुप मैच ना हो रहा हो तो भी इस तरह का एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है। तो इस एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन के लिए 2 चीज देखी जाती है। एक तो ये है कि अगर आपको पहले कभी कोई दवाई एलर्जी करी है तो आप अपने सेंटर में या अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके तब जाइए। दूसरी चीज, अगर कभी इंजेक्शन रिएक्शन किया है तो और भी जरूरी है, और खास तौर से अगर मान लो कि अगर आप पहले इंजेक्शन से किया है तो ये जो इंजेक्शन में क्या होता है, 2 चीज से रिएक्शन होता है, दवाई कोई भी हो, चाहे गोली कैप्सूल भी हो, जो 2 चीज से रिएक्शन हो सकता है। एक तो जो मेन मॉलिक्यूल है। अब आप लोगों ने मुझे पीछे मुझे एक केस आया, मैं बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करता हूं। वो एक पेशेंट था, उसको असुंड्रा से भी एलर्जी थी और उससे भी एलर्जी थी, डेफ्रिजेट से भी, डेसीडॉक से भी, तीनों की दवाई खाने से एलर्जी होती थी, और उसको सिर्फ डेसीफर से एलर्जी नहीं होती थी। पिछले दिनों आपको मालूम है हमने डेफ्ट्रो एक मेडिसिन दी थी, उससे उसको एलर्जी नहीं हुई। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि वो जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन जो है डेफ्रासिरॉक्स से नहीं हुआ। उसको डेफ्रासिरॉक्स के साथ जो मॉलिक्यूल डाले जाते हैं दवाई को बाइंडिंग करने के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए, या उसको कई बार चाहे टेस्ट देने के लिए, कलर देने के लिए, जो भी एक्सिपिएंट्स बोलते हैं हम उसको, जो एक्सिपिएंट जाए जाते हैं, कई बार वो एक्सिपिएंट भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब वो जो जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कि वो एक्सिपिएंट जो असुंड्रा, डेफ्रिजेट, डेसिलॉक्स में होगा उसको नहीं सूट कर रहा होगा, और वो एक्सिपिएंट में भी डेसीफर के अंदर ना हो, क्योंकि इतनी डिटेल में तो हमारे पास कंपनी का डिटेल नहीं होता है। तो ये इसी तरह से कुछ दवाइयां होती हैं कि वो उसमें जो इंजेक्शन अगर रिएक्शन करता है, आप ये देखो जो पहले आपको इंजेक्शन रिएक्शन किया है उसके अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल नहीं होने चाहिए। एक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, वो आपने अगर सुना हो तो कई बार हम देते हैं, लेक्सिटी भी देती है, पैक बोलते हैं उसको। एक होता है पॉलीसॉर्बेट 80।
तो ये कुछ वैक्सीन के अंदर ये पाया जाता है, ये एडिशन, और इनमें है जो आपका कोविशील्ड के अंदर ये वाला एडिटिव है। तो अगर आपको कभी किसी इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ है तो आप उसमें चेक कीजिए कि उसके अंदर इसमें से कोई साल्ट तो नहीं है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या पॉलीसॉर्बेट 80। अगर ये है तो फिर आपको ये बहुत ही एक्स्ट्रा केयर से किसी एक्सपर्ट जो है एलर्जी स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल के अंदर, हो सकता है कि वो आपको एक एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है जो हम एनाफाइलेक्सिस में देते हैं, हो सकता है उसके कवर में देगा। आप किसी भी आम सेंटर पे वो इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लीजिए। अगर आपको कभी किसी वैक्सीन से या इंजेक्शन से एलर्जी हुई है, पहले चेक कीजिए क्या उसके अंदर ये दवा तो नहीं है, एक्सिपिएंट जो मैंने बताया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या पॉलीसॉर्बेट 80। अगर ये है तो वो आपको इंजेक्शन किसी हालत में भी एक आम सेंटर से नहीं लेना, केवल उसी सेंटर पे लेना है जिनको इसका एक्सपीरियंस होगा और जो इसको मैनेज कर सकते हैं। और बाकी अगर और एक बार अगर हो जाता है तो सेकंड टाइम तो मतलब ही नहीं कि वो इंजेक्शन लेने का, आपकी इम्यूनिटी जैसी है एक इंजेक्शन से भी जितनी हो जाएगी दैट इज सफिशिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की एनाफाइलेक्सिस की। और आपको एलर्जी का बताया और आपको खून जमने का। जो ज्यादातर केस खराब हो रहे हैं वो केस वही हैं जिनको आपने, अगर सरकार तो डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करती, ना ही कंपनियां कह रही हैं, किसी कंपनी ने अभी तक नहीं माना कि हमारे वैक्सीन से कोई नुकसान हुआ है। इवन यहां तक कि आपने सुना होगा कि नॉर्वे के अंदर 29 डेथ हुई है, जर्मनी में 10 हुई है, कुछ यूएसए के अंदर हुई हैं, और हमारे इंडिया में 60 से ज़्यादा हुई हैं। क्योंकि इनका क्राइटेरिया अलग है, ये क्राइटेरिया मानते हैं जो 1-2 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर होती है तो उसको रेट करते हैं, बाकी के लिए फिर अलग तरीके से काउंट करते हैं। लेकिन हमें जो है ये सोच के चलना है, हमें तो अपने हिसाब से चलना है कि हमारे किसी पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी डेथ हुई है उसमें ज़्यादातर यही देखा गया है कि वो इंडिया के अंदर जो हुई हैं वो हार्ट अटैक से हुई हैं। क्योंकि हार्ट अटैक भी कैसे होता है, जो जो हार्ट की जो छोटी छोटी नलियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उसमें जो है ब्लड का थक्का जम जाता है, वो रुकावट पैदा करती हैं, उसी से एंजाइना होता है, और वही ज़्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक होता है। ये आप सबको मालूम है। और यही जो है, क्योंकि इनमें सब में यही एक कॉमन देखा गया, हमारे पास 60 डेथ की अगर देखा जाए तो 59 जो है कोविशील्ड से है, कोवैक्सीन से एक का डाउट लग रहा है। तो ये कुछ कोई 2 दिन बाद है, कोई 2 हफ्ते बाद है, तो हम तो चाहे वो सरकार या कंपनी कोरिलेट करे ना करे, लेकिन हम उसको सोचते हुए जो प्रिकॉशन लेनी है हमें उसके बारे में सोचें। वो प्रिकॉशन मैंने आपको बताया है कि जिसका भी स्प्लीन का ऑपरेशन है, लिपिड डिसलिपिडीमिया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो हर हालत में अपना एस्प्रिन का जो है वो कवर लेके चले, वो पहले से अपनी एस्प्रिन लेके चले, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है उसको कवर करे, अपने लिपिड्स को कवर करे, और तब वो वैक्सीन लेके जाए। और इसी का अगर हम बाहर की देखें तो बाहर में दूसरे तरह का हुआ है, बाहर में स्ट्रोक या थ्रोम्बोसिस के अलग देखें, वहां हार्ट अटैक का नहीं, दूसरा हुआ है। हम अपनी बात करते हैं, हम अपना जो है प्रिकॉशन ये लेके चलेंगे। मैंने आपको ये बता दिया क्यों होता है। जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने में आए हैं आपका वैक्सीन के अंदर, जब खास तौर से हम एस्ट्राजेनेका की बात करते हैं, क्योंकि कोवैक्सीन के तो अभी बहुत ज़्यादा लिटरेचर पब्लिश नहीं है, एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड का ज़्यादा है। ज़्यादातर यही आता है कि जैसे आप अनवेल फील कर रहे हैं, टायर्डनेस है, थोड़ा चिल्स आ रहे हैं, ठंड लग रही है, हेडेक है, नाजिया है, जॉइंट पेन हो सकता है, और थकावट है, बोन पेन है, ये सब चीज़ें हैं, फीवर है। तो ये इतने बड़े रिएक्शन या साइड इफेक्ट को कोई ज़्यादा महत्वता देने की आवश्यकता नहीं है। ये हम अक्सर देखते हैं जब बच्चों को डीपीटी लगाते हैं, उनमें ये अक्सर देखा जाता है। और बल्कि हल्के रिएक्शन को तो हम पॉजिटिव मानते हैं। अगर किसी को हल्का फीवर होता है, हल्का रिएक्शन होता है, तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, एलर्जी को नहीं। ये वाले फीवर को, सूजन को, उसको वो इसलिए मानते हैं कि इसका मतलब है कि उसकी एंटीबॉडी बन रही है। तो दैट इज अ गुड साइन, दैट इज नॉट ए बैड साइन। अगर अनटॉलरेबल है, ज़्यादा है, तो आप मेफ्टाइल ले लीजिए, और अपना एंटी एलर्जिक लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ और बीच में जैसे मिलता है बताता रहूँगा, अगर किसी के कोई प्रश्न हैं तो वो अपना पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मैं नीरज बोल रहा हूँ। जी बताइए।
स्प्लीन ऑपरेशन हुआ था ऑलमोस्ट 25 इयर्स पहले, लेकिन जी। एस्प्रिन कभी नहीं लिया। पेंसिलिन वो पेंटिट्सो लेता हूँ। तो डोज आपका कितना लेना है एस्प्रिन का? आपका प्लेटलेट कितना है? प्लेटलेट सर 3 lakhs अराउंड होता है। हाँ, आपका प्लेटलेट नॉर्मल है। एक्चुअली ओके। जब शुरू में स्प्लीन का ऑपरेशन होता है तब प्लेटलेट 6, 7, 8 लाख 10 लाख तक जाता है। उस समय तो हम एस्प्रिन इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आपका प्लेटलेट 3 लाख के आसपास है, फिर भी आपको अगर वैक्सीनेशन लेनी है तो आपको एस्प्रिन का कवर लेके जाना है, क्योंकि जिनका स्प्लीन का ऑपरेशन हो रखा है उनके अंदर जो है थक्का जमने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सर एस्प्रिन का 75 मिलीग्राम आप डेली ले सकते हैं। आप 2-3 दिन पहले से शुरू कर लीजिए, और जिस दिन वैक्सीन लेने जाएंगे उस दिन भी सुबह ले लीजिए, और शाम को भी लीजिए उस दिन को, और अगले कम से कम 1 हफ्ता जरूर लीजिए। और अगर आपको एस्प्रिन से एलर्जी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेन किलर से एलर्जी होती है, ब्रूफेन से, एस्प्रिन से एलर्जी है, तो आप जो है उसके साथ साथ मॉन्टेर एलसी यानी कि मॉन्टेलुकास्ट प्लस एंटी एलर्जिक, चाहे लिवोसेट्राजिन है, सेट्राजिन है, फिक्सोफेन है, कोई भी है, एक एंटी एलर्जिक और मॉन्टेलुकास्ट साथ में ले लीजिए, तो वो 75 मिलीग्राम एस्प्रिन का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब प्रबीर जी बताइए। किसी पेशेंट को कोविड ऑलरेडी हो चुका है, हाँ किसी पेशेंट को कोविड ऑलरेडी हो चुका है, तो उनको वैक्सीनेशन लेना सही रहेगा? हाँ, देखो ऐसा है कि जहां तक सरकार की रिकमेंडेशन है, सरकार की रिकमेंडेशन तो ये है कि आपको कोविड हुआ है तब भी आपको लेना है, ये पहली बात। दूसरा ये है कि कोविड लेने होने के 3 महीने तक आप ना लें, वो चलेगा, 3 महीने बाद लेनी चाहिए। ये तो सरकार का है क्राइटेरिया, क्योंकि सरकार का क्राइटेरिया इसलिए है कि सरकार ने करना है मास इम्यूनाइजेशन, और वो घर करेगा, पहले एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं, अगर आपका एंटीबॉडी स्ट्रांग है तो आप डिले कर सकते हैं, क्योंकि अब ये देखा गया है कि जिनका एंटीबॉडी स्ट्रांग है उनको कोविड का वैक्सीन लेने के बाद थोड़े रिएक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका इंटरेक्शन होने से आपको कुछ रिएक्शंस ज्यादा होते हैं। तो जिसका एंटीबॉडी लो है वो ले लीजिए, जिसका एंटीबॉडी स्ट्रांग है वो पोस्टपोन कर सकते हैं। और उनको ये देखा गया कि हो सकता है कि उनके अंदर पहली डोज के बाद ही, मान लो किसी का लो एंटीबॉडी है और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन ले लिया, 3 महीने से पहले मत लो, 3 महीने के बाद ले लिया, तो उसके एंटीबॉडी इतने स्ट्रांग हो सकते हैं, हो सकता है कि सेकंड डोज की आवश्यकता ना पड़े। तो वो जो व्यक्ति जो कोविड हो चुका है वैक्सीन ले रहा है, तो अपने 1 महीने बाद नेक्स्ट डोज से पहले अपने एंटीबॉडी टेस्ट करा ले। अगर एंटीबॉडी स्ट्रांग है तो वो अवॉइड की जा सकती है। लेकिन ये मैं फिर कहना चाहूंगा, ये सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है, ये जो कुछ कह रहा हूं मैं अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, दिस इज अप टू योर डॉक्टर हु विल डिसाइड। जो मैं मतलब उस तरह से मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, मैं एक अपने व्यूज दे रहा हूं कि अगर मेरे पास ऐसा होता है तो मैं ऐसे करता हूं। तो मैं जो भी बात कर रहा हूं आपसे, तो वेरी फ्रैंकली क्लियर करना चाहता हूं, वो मैं जो आपको डाटा या जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो का होगा अलग से बताऊंगा, जो मेरे व्यूज है मैं बताऊंगा मेरे व्यूज। ठीक है, बताइए। हाँ जी, और बताइए। गुड आफ्टरनून सर, जितेन बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सर मेरे सिस्टर को थैलेसीमिया मेजर है और 2008 में उसका स्प्लीनेक्टोमी हुआ था। हाँ जी। अब उसका WBC कंसिस्टेंटली 20,000 के आजू बाजू रहते, तो वेदर शी कैन टेक द वैक्सीन? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वही बताया आपको, थोड़ा सा एस्प्रिन का। प्लेटलेट कितना है? प्लेटलेट अराउंड 5.5 लाख सर। हाँ तो एस्प्रिन जरूर लेके, 5.5 लाख के करीब। हाँ तो आपको वैसे भी एस्प्रिन लेना चाहिए। ऐसा है कि हम जो पहली जो रिकमेंडेशन थी वो हम एस्प्रिन तब देते थे जब 7-8 लाख से ज्यादा प्लेटलेट होता था, लेकिन आजकल हम सोचते हैं कि से भी ऊपर है तो एस्प्रिन लेते रहना चाहिए। जिसका स्प्लीन का ऑपरेशन हो चुका है, प्लेट में आ गई क्या? एक आप बीच में मत बोलिए, जो फालतू बंदा म्यूट कर ले। तो जो एक दूसरी बात है कि प्रश्न पूछ के अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जिनका स्प्लीन का ऑपरेशन हो चुका है, अगर उनके प्लेटलेट 4.5 लाख से ज्यादा है, अगर वो एस्प्रिन लेते रहते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। 75 मिलीग्राम फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और जो वैक्सीन लेने जा रहे हैं उनको तो जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा जी
बताइए। हेलो सर। सर मैं हाइड्रोक्सिया और फॉलिक एसिड और डेफ्रिजेट दवा लेता हूँ, तो मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? हाइड्रोक्सीयूरिया और फॉलिक एसिड और डेफ्रिजेट। ठीक है, आप ले सकते हैं। आपकी अब मुझे आपकी बात से एक और ध्यान में आया कि हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो थैलिक्स भी ले रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनको वैक्सीनेशन लेना है तो दे शुड स्टॉप थैलिक्स फॉर एटलीस्ट वीक टू 2 वीक्स। एक कम से कम एक हफ्ते के लिए थैलिक्स नहीं लें, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि जब आपको थैलिक्स शुरू की जाती है, बताते हैं कि थैलिक्स की एक कॉम्प्लिकेशन है, इससे थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए आप लोगों को जब थैलिक्स दी जाती है साथ में एस्पिरिन देते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट्स थैलिक्स के ऊपर हैं वो कम से कम एक हफ्ता पहले थैलिक्स बंद कर दें। हफ्ते से ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, 10-15 दिन हो जाए, और उसके बाद एस्पिरिन नहीं, एस्पिरिन जो है वो वैक्सीन से पहले ही शुरू कर देंगे, 3-4 दिन पहले से ही। एस्पिरिन नहीं बंद करेंगे, थैलिक्स बंद करेंगे। सर थैलिक्स बोले इसका मतलब क्या है? थैल्डोमाइड जो दवाई आती है, आप नहीं ले रहे, मैं आपको नहीं, आपके बहाने में सबको बता रहा हूँ। आप तो हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहे हो, हाइड्रोक्सी यूरिया जो ले रहे हैं वो भी अगर पहले बंद कर देंगे 3-4 दिन तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप बंद नहीं कर सकते। हाइड्रोक्सी यूरिया भी 2-3 दिन पहले से बंद करके 3-4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद शुरू कर दीजिए। लेकिन थैलिक्स तो हर हालत में बंद करनी है, क्योंकि थैलिक्स और वैक्सीन मिलके डबल नुकसान कर सकते हैं। तो थैलिक्स वालों के लिए मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा, जैसे मैंने स्प्लेनेक्टोमी के लिए बोला है ऐसे ही थैलिक्स के लिए बोल रहा हूँ। थैलिक्स वाले पहले एक हफ्ता पहले थैलिक्स बंद करेंगे, उसके बाद जो है अपना एस्पिरिन लेते रहेंगे, और उसके बाद भी कम से कम 1-2 हफ्ते तक थैल्डोमाइड नहीं लेंगे, और कम से कम 2 हफ्ते बाद थैल्डोमाइड के बारे में सोचेंगे। अगर वो बिल्कुल ना ले 1-2 महीने के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो कोविड वैक्सीन से जो इसकी कोगुलेशन है, या जो हम थक्का जमने की बात कर रहे हैं, वो अगले 4 हफ्ते तक देखा जाता है, और 4 हफ्ते बाद फिर आप डोज ले लोगे, फिर अगली डोज से भी हो सकता है। तो जो थैल्डोमाइड पे हैं उनसे मैं ये एडवाइस है, वो कम से कम जो है वैक्सीन लेने से कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले बंद कर दें, और दूसरी वैक्सीन सेकेंड डोज के बाद भी कम से कम 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक ना लें, तो उनको 2-3 महीने का गैप पड़ सकता है। वो थैल्डोमाइड वालों को सोचना चाहिए। हम ऐसे देख रहे हैं। जी बताइए। डॉक्टर अरोड़ा। जी डॉक्टर अरोड़ा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि क्या एक डायबिटिक या हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव कैन टेक वैक्सीन? बिल्कुल लेना चाहिए, उनको तो ज़्यादा जरूरी है, और हेपेटाइटिस बी सी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उनको वैक्सीन जरूरी है, अगर उनको हेपेटाइटिस बी है, सी है, HIV है, क्योंकि ये तो कोमॉर्बिड कंडीशन है ही है, और डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, इनके लिए ही तो प्राइमरी तो वैक्सीन इनके लिए बना है, क्योंकि इनका रिस्क ज़्यादा है। लेकिन ये जरूर है कि अपना डायबिटीज़ और जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करने के बाद लें, और वो अपना एस्प्रिन कवर के अंदर लें। एस्प्रिन जरूर लेके जाएं, जो डायबिटीज वाले, और एस्प्रिन और हाइपरटेंशन वाले, या कुछ और हार्ट की दवाइयां चल रही हैं, तो जो कुछ बच्चे कार्डियक फेलियर के ऊपर हैं, उनका बहुत इजेक्शन लगवाया हुआ है। है जी। सर मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने अपना कोविड वैक्सीन लगवाया हुआ है तो एक बार अपने एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली शेयर करें अभी वेबिनार पे। हाँ प्लीज, हाँ ये जरूर, ये अच्छी बताया आपने। जिस भी थैलेसीमिया पेशेंट ने अपना कोविड वैक्सीन लगाया है, वो अपने थोड़ा, मैं उसको बता देता हूँ कि वो क्या क्या बात शेयर करे। भाई, एक अपनी उम्र बताए, उम्र क्या है, कहाँ रहते हैं, और उनका जो है एवरेज जो है TLC DLC प्लेटलेट कैसा है, वैक्सीन कब लगाया है, एक डोज लगी है, दूसरी लगी है नहीं लगी है, या स्प्लीन का ऑपरेशन हो रखा है या स्प्लीन बढ़ा हुआ है। तो ये जो 4-5 पैरामीटर है ये साथ में बता के शेयर करें, ताकि इससे दूसरे बच्चों को फायदा भी होगा, और नेचुरली बात है कि हमें भी आपसे ही सीखना है। कोई भी डॉक्टर जो है पेशेंट से ही सीखता है, अगर वो पेशेंट नहीं देखेगा तो किससे सीखेगा। तो हमें भी आपसे सीखना है। तो आप बताइए, जिसने इंजेक्शन लगाया है। तनु, आपने लगाया, पहले आप बताइए। हाँ राइट सर, मैंने 2008 में सुप्रीम अपटोमी करवाया था।
और मैंने लास्ट मेरा सेकंड डोज आफ्टर 28 डेज ड्यू है और मेरा फेरिटिन 2500 है। MRI T2 स्टार, लिवर इज सीवियर, हार्ट इज नॉर्मल। बीच में कोई डिस्टर्बेंस है, आप दोबारा बोलो, उसको म्यूट कर लो। जी आप बताइए तनु। हेलो सर आपका माइक ऑफ है। हाँ तनु बोलो। हेलो जी सर। सर मैंने फर्स्ट डोज लगवा लिया है कोविड वैक्सीन का, कोविशील्ड लगवाया था और उसके बाद 19 फरवरी को लगवाया था। मेरा सीरम फेरिटिन 2500 है और MRI T2 स्टार में लिवर सीवियर है, हार्ट नॉर्मल है और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा 28 डेज बाद सेकंड डोज ड्यू है और स्प्लीन बिल्कुल नॉर्मल है मेरा। गुड, वेरी गुड। तो आपको कोई इंजेक्शन लगाने के बाद दिक्कत हुई? सब मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल फीवर हुआ था अराउंड 100-101, तो तब मैंने मेफ्टाल फोर्टे वगैरह ले ली थी जी। उसके अलावा कोई इश्यूज नहीं रहे। अच्छा, तो आपने लिया तो अनिल ने भी लिया हुआ? नहीं सर, अभी डेफिनेटली मैंने ही लिया है सिर्फ। अच्छा, और कुछ बताओ किसने लिया है वैक्सीन, बताइए। संगीता, इस संगीता दे हाथ। गगनदीप आप बोलो। Well, Dr. Saab, I recently took the vaccine. मैंने लास्ट सैटरडे को कोविड वैक्सीन लिया था। कौन सा लिया आपने? हाँ जी। कौन सा वाला लिया आपने, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? नॉट कोविशील्ड बट कोवैक्सीन। ओके ठीक, कब लिया आपने? मैंने सैटरडे को लिया था। कितने दिन हो? 10? That was एक हफ्ता, 7 days, ठीक है। That was 7 days ago. Yes. Okay. So I had before the vaccination मैंने HB count check किया था, which was 10.9. मेरा तो फेरिटिन तो कंट्रोल में है, it is about 850 when I last checked. तो जब मैंने 1 day before मैंने जो आपने जो मेडिकेशन दिया था वो मैंने लिया था, द एस्प्रिन। तो दूसरा दिन मैंने फिर से एस्प्रिन लिया बिफोर टेक एंड मोन्टेर आई टुक LC, वो लिया था मैंने बिफोर द वैक्सीन। मैंने वैक्सीन लिया। दैट डे मेरे को इतना खाली बॉडी पेन हुआ, बुखार तो नहीं हुआ। संडे दिस बॉडी ब्रेकिंग, नथिंग मच एज सच कि मेरे को बुखार हुआ। और संडे और मंडे को मैंने, ट्यूसडे को मैंने ट्रांसफ्यूजन लिया, मेरे को थोड़ा सा ब्लड रिएक्शन हुआ। यूजुअली इट डजंट हैपन। और मेरा HB काउंट मैंने नोटिस किया है ड्रॉप फ्रॉम विदिन 3 days टू 9.6। बट अदरवाइज मेरे को कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं था क्योंकि मैंने एस्प्रिन ले रहा था और दूसरा मेडिकेशन ले रहा था, तो इट वाज फाइन। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। दैट्स गुड, वेरी फाइन। तो आप फिर नेक्स्ट जब ड्यू होगा तो आप दीजिए, ठीक है? द नेक्स्ट ड्यू अराउंड द 24th of March। ठीक है, जब भी होगा। अप्रैल। हाँ फिर ठीक है, जब भी होगा जरूर लीजिए आप। अच्छा, और किसी ने इंजेक्शन लिया है वैक्सीन? ओके। अच्छा, हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो 45 प्लस हैं जो अभी आज ज्वाइन किया है? शायद कोई नहीं है। ओके, तो कोई बात नहीं। तो फिर भी ऐसा है कि अगर लेना चाहें, हालांकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया 44 है ना, तो अभी गवर्नमेंट क्राइटेरिया यही है कि 45 प्लस है या आप हेल्थ वर्कर हैं तो आप तभी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ये थोड़ा सा ईज आउट होता है और मे बी अनदर 1 month और सो ये जो और डाउन कर देंगे। हाँ बताइए अनिल ठकराल, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद हम कितना % निश्चिंत हो सकते हैं कि कोरोना ना हो? ओके, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपको इसका एक बात दूं कि पहली बात तो मैंने बताई आपको, कोई भी वैक्सीन 100% नहीं होती और हम ये अक्सर रोज देखते हैं। आपको चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगा हुआ है और उसके बाद भी आपको
चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स का लगा हुआ है फिर भी मीजल्स हो गया, है ना। इवन फेलर तो पोलियो ड्रॉप में भी देखा गया है। लेकिन जो मेन फायदा होता है, इसकी स्पिरिटी बड़ी कम हो जाती है। देखो फिर वो एक इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि आपको कॉमन फ्लू हुआ है। जैसे आपको फ्लू होता है, बुखार हो गया, थोड़ा गला खराब हो गया, थोड़ा नेजल ब्लॉक हो गया, तो थोड़े बहुत सिम्टम आ गए, आपने 1 दिन 2 दिन रेस्ट किया, उसके बाद आप ठीक है कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज फर्क, कॉमन फ्लू और इसमें क्या फर्क आएगा, फर्क ये है कि आप इसमें अगर कोविड हो जाता है, आपके तो सिम्टम कम आएंगे पहली बात, और सबसे बड़ी बात है कि जो जिसका हमें खतरा होता है डेथ का, जो डेथ रेट का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि जो स्पिरिटी हॉस्पिटल जाने के चांस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ये मेन फायदा है। लेकिन एक चीज़ फिर भी रहेगी कि आप दूसरे को फिर भी दे सकते हो, वो चांस बना रहेगा। तो इसलिए जब आपको होता है तो उस टाइम के ऊपर आपको तब भी प्रिकॉशन लेनी है। तभी ये इसीलिए कहा जा रहा है कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अपना कोविड बिहेवियर नहीं छोड़ना, यानी कि मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, और अपना बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेके रखनी है। जो एक इम्यूनिटी की आपने बताई एक जनरल स्टडी के अंदर, वो ये है कि यूके के अंदर सिंगल डोज से करीब 70% तक इम्यूनिटी देखी गई है। और जो है ये उन्होंने अभी तो स्टडी के अंदर 56 दिन तक देखा था, अभी कुछ मालूम नहीं है कब तक काम करेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि जो आज हम वैक्सीन लगा रहे हैं 3 महीने तक चलेगा, 6 महीने चलेगा, या जिंदगी भर चलेगा, या 1 साल चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। ये समय ही बताएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि वैक्सीन पूरे ट्रायल से पहले ही फटाफट अप्रूव हुई है, तो ये अभी स्टडी नहीं है कि इसके इम्यूनिटी कब तक रहेगी। लेकिन ये देखा गया है कि सिंगल डोज से 70% तक इसका फायदा हुआ है, और करीब 35 से 45% तक हॉस्पिटलाइजेशन का फायदा हुआ है। ये उनमें जो मैं बता रहा हूँ 40% तो जिनको रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन मीन सॉरी इन्फेक्शन हुआ है विजिबल, और जिनको कुछ नहीं हुआ वैक्सीन लगाने के बाद, अगर वो भी कवर कर लें तो करीब 80% लोगों को या तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, या हुआ भी है तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। तो ये एक मुख्य एडवांटेज है, इसलिए ये वैक्सीन जो है हर एक को लेना चाहिए। तो लगवाने से पहले भी कोई ब्लड टेस्ट करा के जाना था थैलेसीमिक को? देखो जो लोग, ऐसा है कि अब मैं फिर वही अपनी बात करूंगा, सरकार की रिकमेंडेशन तो नहीं है, ठीक है ना। सरकार तो कहती है कि आपका अगर ड्यू है, आप 45 से बड़े हैं तो आ जाओ। आज की डेट में तो ये भी नहीं है कि आपको कोविड है या नहीं है। लेकिन मैं अपने पेशेंट के लिए करता हूँ कि आप कम से कम जो है CBC जरूर करा के जाओ। अगर आपके प्लेटलेट कम या ज़्यादा हैं तो बात करो, मैंने बता रखा है आपको। अगर आपको इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है तो उसका पहले केयर लेके जाओ। अगर आपको लगता है कि आपका लिपिड खराब होते हैं, डिसलिपिडेमिया है, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL बढ़ा हुआ है, अगर पहले से उसको डाउन लेके जाओगे, उसके लिए हम पहले जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं जो हम स्टोरवास या एटोवास या रोजुका टाइप देते हैं, वो दवाइयाँ हैं, एस्प्रिन है, पहले शुरू कर देंगे। तो अगर डायबिटीज़ है तो पहले ठीक करेंगे। इसलिए अगर टेस्ट करा के जाएंगे तो अपनी अच्छी बात है। अगर आप 2-3 दिन पहले टेस्ट करा लेंगे तो आप अपना उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर ये दिक्कत आई है तो मैं उसको केयर करूं। हीमोग्लोबिन पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना? हीमोग्लोबिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ये किसी का प्रश्न आया कि मेरा बच्चा 2 साल का है, 1 मिनट, एक किसी का प्रश्न आया है कि 2 साल का है। 2 साल के लिए तो ये वैक्सीन अभी बिल्कुल नहीं है, अभी तो है 18 साल से ऊपर के लिए। लेकिन बहुत जल्दी ही ये 15 से 17 या 12 से 15 में आने वाली है। लेकिन वो भी हमारी अभी कोवैक्सीन तो नहीं आएगी, ये आपका फाइजर ने स्टडी किया है, मॉडर्ना किया है, और एस्ट्राजेनेका ने किया है 12 से 17 तक। तो ये आ जाएगी, लेकिन इसको भी अभी एकदम अप्रूवल नहीं मिला है, कम से कम 2-3 महीने शायद लग सकते हैं। तो अभी बच्चों का सवाल ही नहीं है। लिवर, कुछ लोगों का एक और प्रश्न आया है कि उनके लिवर पे स्कारिंग है। तो मतलब स्कारिंग का मतलब है कि उनका लिवर फाइब्रोसिस होगा, हो सकता है उन्होंने फाइब्रो स्कैन कराया हो तो उसमें दिखाई दिया होगा, तो उनको तो देना ही देना है।
हाँ, अगर आपके एंजाइम ज़्यादा खराब हैं तो उसको पहले देखो। तो इसलिए हम अपने बच्चों को, जो हम यहाँ अगर मेरे पास आते हैं या हम एडवाइस करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि अपना CBC, LFT, KFT, फेरेटिन करा लो, ठीक है। तो उसमें अगर पैरामीटर्स ज़्यादा खराब आएंगे तो थोड़ा प्रिकॉशन ज़्यादा अच्छा ले लेंगे, नहीं आएंगे तो जो मैंने जनरल बताई है आप उन बातों का ध्यान रखिए। तो अगर CBC, LFT, KFT लिपिड करा लेते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर खराब हैं, आप अपने डॉक्टर से बात करके उसके हिसाब से अपना वो कर लीजिए। डॉक्टर साहब, is there any connection between when you're taking a vaccine और HB काउंट कम होना? क्योंकि मैंने वो नोटिस किया था कि बिफोर द वैक्सीन मेरा HB काउंट 10.9 था, इन विद दिस इट ड्रॉप टू 9.6। वैक्सीन से पहले, एक मिनट, वैक्सीन से पहले 10.9 और वैक्सीन के बाद 9.6 एंड इन अ गैप ऑफ 4 डेज। देखो ऐसा है कि एक जनरल क्राइटेरिया है कि हम मानते हैं हमारे थैलेसीमिया पेशेंट्स के अंदर 1 ग्राम एवरी वीक डाउन होता है, ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो 1 ग्राम वीक का मतलब है कि अगर हम 4 दिन लेंगे तो आधा मान लेते हैं, आधा ग्राम का फर्क पड़ गया। दूसरी चीज है कि कोई भी दो हीमोग्लोबिन की वैल्यू के अंदर 0.5 का फर्क हम मानते हैं एरर, ठीक है। अगर हम 0.5 का एरर मान लें और 4 का डिफरेंस 0.5 का डाउन मान लें ट्रेंड, तो वो हो गया 1, और 9.6 और 10.9 में 1.23 का फर्क है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मैं मानूंगा इसको। और हो भी सकता है कि अगर कोई भी चीज़ हम, जैसे आप देखते हैं फीवर में डाउन होता है, ये आपको मालूम है कि अगर फीवर हो जाए तो हीमोग्लोबिन जल्दी डाउन होता है, या कोई इन्फेक्शन हो जल्दी डाउन होता है। और आपने कोविड-19 का जो वैक्सीन लगाया है उसमें शरीर के अंदर थोड़ा इन्फ्लेमेशन तो होता ही है, आप तो वो उसका काम है वैक्सीन का यही तो काम है, इम्यूनिटी तभी तो बनेगी। तो अगर वो थोड़े इन्फ्लेमेशन से अगर 0.34 मान लो डाउन हुआ हो और बाकी 0.45 जो हमारा रूटीन में होना है 4 दिन में कुछ एरर, तो इसको हम ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं मानेंगे, मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहूँगा, इट मे बी एरर, ठीक है। हेलो सर, प्रज्ञा बेहरा बोल रही हूँ जी। सर, मेरा 2018 में स्प्लेनोक्टोमी एंड कोलोस्टोमी हुआ था। अभी डायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव है और मेरा TLC 18,500 है और पेटलेट 1,66,000 है। ठीक है, तो आप कहाँ रहते हो बेटे? उड़ीसा से सर, संबलपुर। उड़ीसा से रहते हो, तो अच्छा, तो जो कूम्स पॉजिटिव है उससे आपको क्या प्रॉब्लम होती है आपको? मेरा अभी 3 मंथ से ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। पहले 8-9 में 9 रहता था, अभी 5.8 तक आ जा रहा है 21 डेज में। ठीक है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बस इतना है क्योंकि स्प्लीन का ऑपरेशन हो चुका है तो आप एस्प्रिन का कवर लेके चलिए, चाहे आपका प्लेटलेट ठीक है। नहीं चल रहा है सर, कितना डोज लूं? 25 इयर्स 75 मिलीग्राम आप 2 दिन पहले शुरू कर दीजिए, और जिस दिन वैक्सीनेशन है उस दिन भी सुबह लेके शाम को लेके 2-3 दिन ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू सर। एक किसी का प्रश्न आया कि वैक्सीन से ट्रांसफ्यूजन पे क्या आयरन पे फर्क पड़ता है? ट्रांसफ्यूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रांसफ्यूजन के, फिर भी मैं चाहूँगा कि ट्रांसफ्यूजन के एकदम बात मत लो, ट्रांसफ्यूजन से 2-4-5 दिन के बाद लीजिए या ट्रांसफ्यूजन से 5-7 दिन पहले लीजिए। उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वैसे ही है जैसे बताया कि जब भी कोई बॉडी में इंजरी होती है किसी किस्म की, चाहे आपको चोट भी लगे, मान लो चाकू से कटा हो, डंडे से मारा हो, इन्फेक्शन हुआ हो या कोई इन्फ्लेमेशन कोई हो, उसमें बॉडी में अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे ही हम आपको वैक्सीन का मैंने बता ही दिया, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन तो होते हैं, क्योंकि कोविड-19 भी एक इन्फ्लेमेटरी और थ्रोम्बोजेनिक है। मतलब इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि अंदर सूजन की तरह एक काम करती है, और थ्रोम्बोजेनिक का मतलब है खून का थक्का जमाने का काम करती है। तो ये जो कोविड-19 वैक्सीन है वो भी यही करती है। जब वायरस ये करेगा तो वैक्सीन भी यही करेगी, लेकिन वैक्सीन क्योंकि कंट्रोल्ड है तो कम करेगी। वायरस अनकंट्रोल्ड है, वायरस तो आपको अंदर गया, बार बार रेप्लिकेट हो रहा है तो वो बार बार करेगा, लेकिन वैक्सीन जो है कंट्रोल्ड है तो वो उतना थोड़ा ही करेगी और 4 दिन में खत्म हो जाएगा उसकी ये प्रॉब्लम जो है
रिएक्शन वाली। तो ये इसीलिए जो है, और जो आप ब्लड चढ़ाते हो तो उससे भी थोड़ा सा अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं। जैसे आपको मान लो सुई लगी, ब्लड अंदर गया, उसके जो माइनर और कुछ माइनर बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ माइनर एलर्जीज होती हैं, कुछ ना कुछ आपको अंदर डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप कम से कम 4 दिन तो कहा ही जाता है, मेरे हिसाब से अगर 1 हफ्ता प्लस माइनस का डिफरेंस रखेंगे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 4 डेज का तो जरूर रखिए, पहले भी और बाद में भी। तो टोटल या 5 डेज पहले 5 डेज बाद का हिसाब रख लीजिए, वो ठीक है। एक मिस्टर सिद्धार्थ पांडे बात करना चाहते हैं, आप बोलिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं थायराइड भी है, आपकी आवाज क्लियर ही नहीं है, दोबारा। हेलो आप बताइए। सर, मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है, मैं एल्ट्रोक्सिन लेता हूँ। क्या लेते हैं आप? एल्ट्रोक्सिन लेता हूँ 125 mg। मुझे थायराइड है। हेपेटाइटिस बी है क्या है आपको? थायराइड है। थायराइड है, ठीक है, ओके। और तो मेरा स्प्लेनेक्टोमी भी हो चुका है 2005 में। स्प्लेनेक्टोमी, ओके। और कुछ बताइए। वैक्सीन सेफ है? हाँ सुनिए, ऐसा है कि आप थायराइड, एक तो आप जाने से पहले ही 5-7 दिन पहले, हफ्ता पहले, कुछ आपको जो है जाने से पहले, क्योंकि थायराइड में लिपिड डीरेंज हो सकता है, तो आप जो है अपना थायराइड और लिपिड टेस्ट करा लीजिए। एक तो थायराइड कंट्रोल में होना चाहिए और लिपिड भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए। उसमें कुछ कमी हो तो उसका हम ट्रीटमेंट पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया आपका स्प्लीन का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आपको एस्प्रिन कवर लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, मिस्टर प्रज्ञान बेहरा कोई है? ये इनकी शायद बात हो गई है मेरे ख्याल, है ना? हेलो सर, और एक क्वेश्चन है मेरा। आप पूछिए। सर, मेरा शुगर लेवल भी हाई है, टाइप 1 डायबिटीज है और हाइपोथायराइडिज्म है। तो बेटे आपको तो हमने पहले ही बोला है कि डायबिटीज को पूरा कंट्रोल करके, आपको डायबिटीज पहले कंट्रोल करनी है। आपका अगर मान लो HbA1c 7-8 से ऊपर जा रहा है, HbA1c तो हम इसमें करते नहीं है, फ्रुक्टोसामाइन करते हैं। अगर हाई है या शुगर हाई है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए आपको तो एस्प्रिन वैसे भी लेनी चाहिए, जिसको डायबिटीज भी है, स्प्लीन का ऑपरेशन हो चुका है, आपको तो एस्प्रिन लेनी ही चाहिए, ठीक है, जरूर लीजिए। 75 मिलीग्राम सर कितना 75 मिलीग्राम डेली लेने के लिए। और अपने लोकल डॉक्टर, जो आपके पास फैमिली फिजिशियन है या थैलेसीमिया का देखते हैं, उनके साथ बात करते हैं, या डायबिटीज देखते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने के बाद ट्रीटमेंट लेने आते और एस्प्रिन, ठीक है। और अभी वाइसोलोन चल रहा है। क्या चल रहा है? वाइसोलोन। हाँ। वाइसोलोन क्यों ले रहे हो आप? वो एंटीबॉडी के लिए थी। ओके, तो आपको बताए मल्टीपल प्रॉब्लम है, आपको हर हालत में अपने सब मल्टीपल डॉक्टर से ही बात ही करनी पड़ेगी, थैलेसीमिया वाले से भी, डायबिटीज वाले से भी, और वाइसोल जो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख रहे हैं, वाइसोलोन दे रहे हैं, उनसे भी। वैसे वाइसोलोन का वैक्सीन से नुकसान नहीं है, बस ये है कि वाइसोल लेने पे आपकी एंटीबॉडी कम बनेगी, ये थोड़ी दिक्कत आएगी। जो लोग, पर वाइसोलोन आपको अदरवाइज फायदा ये करेगी, रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वाइसोलोन लेने वाले को एंटीबॉडी कम बनती है। तो वो आप, क्योंकि आप रेगुलर मेरे अंडर नहीं है, आप वहाँ कौन डॉक्टर देखते हैं आपको? दीपिका मोहंती, एप्लो हॉस्पिटल। ठीक है, तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि आपको ये सब चीज, एक तो वाइसोलोन को देखना पड़ेगा, वाइसोलोन से एंटीबॉडी कम बनेगी, डायबिटीज हाई है उसको देखना पड़ेगा, स्प्लीन के वाले बता दिए कि आपको एस्प्रिन तो लेना ही चाहिए, और बाकी आप लोकल डॉक्टर जो है उनसे बात कीजिए, ठीक है। डॉक्टर अरोड़ा जी बताइए। डॉक्टर अरोड़ा, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि क्या हमें कोविड वैक्सीन लेने से पहले और लेने से बाद कोई मेडिकेशंस वगैरह लेनी चाहिए? नहीं, देखो जनरल हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैं फिर भी जो पहले बताया एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी है वो अपना मॉन्टिल्यूकॉस्ट और लियोसेट्राजिन, जिसको मॉन्टेर एलसी है या मॉन्टिकॉप है, ऐसे बहुत से ब्रांड आते हैं, कैफेक्स है, वो अपना 1-2 दिन पहले शुरू कर दें। जिस दिन वैक्सीन है उस दिन सुबह भी लेंगे, शाम को भी लेंगे, और अगले दिन लेते रहेंगे जिनको एलर्जी है। मैंने बताया एस्प्रिन का बताया, जिसको भी डायबिटीज है, इन्फेक्शन है,
या स्प्लीन निकला हुआ है, वो जरूर अपना एस्पिरिन कवर करे और एस्पिरिन लेके जाए, और उस दिन भी जरूर सुबह लेके जाए। और ब्लड प्रेशर की दवाई अगर रात को खाता है तो सुबह भी लेके जाए। एक जब मैं बोल रहा हूँ तब दूसरा आदमी चुप रहे ना, फिर दूसरों को सबको समझ नहीं आएगी। ठीक है, जब मेरा आंसर खत्म हो जाए तो पूछिए। हाँ, आप कौन बोलिए, कौन बोल रहे थे बताइए, बताइए। अंकुश बोलिए, अंकुश सरीन, अंकुश सरीन नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद है यश राज शर्मा। सर अगर मेरे को वैक्सीन लेना है तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या क्या करना होगा? आप कौन बोल रहे हो, अपने बारे में बताइए पहले ना। यशराज शर्मा, मैं रोटरी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा। ठीक है, यश आप बोलिए ना, यशराज शर्मा। तो कहाँ रहते हैं आप? यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ, 31 सेक्टर। गुड़गांव रहते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 20। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम थैलेसीमिया के अलावा? नहीं, थैलेसीमिया के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी तो शायद एलिजिबल नहीं है क्योंकि 45 प्लस है। जैसे ही खुलेगा तो आप ले लेना। आपका तिल्ली का ऑपरेशन तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। ये अंकुश सरीन अगर आगे हैं तो बात कीजिए। नहीं। चंडोक मिस्टर, हेलो, हाँ बोलिए, कुछ बोला आपने तो। अंकुश है। हेलो, गगनदीप आपने कुछ बोलना? हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना। hello, sir. Namita here. I wanted to know for thalassemia minors, if since many thalassemia minors have deep vein thrombosis and many of them are taking azithromycin, is it safe for them to take? And if so, what precautions should we take before giving them the vaccine? On azithromycin, है ना? Yes, azithromycin. बेटे एसिट्रोम में कोई प्रिकॉशन नहीं है, बिकॉज सी ऐसे हम इनको, आपने अभी सुना होगा, हम इनको वैसे भी जो है एस्प्रिन दे रहे हैं ताकि इनका ब्लड थिक ना हो जाए। तो उनको तो एसिट्रोम इसलिए देते हैं कि उनका ब्लड पहले ही थिक है, तो वो ताकि ब्लड पतला रहे। तो उनके लिए कोई ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। दे शुड कंटिन्यू एसिट्रोम। हेलो, हाँ बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रिंस हांसी से बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर प्रिंस को ना थैलेसीमिया मेजर है। ओके। इसकी ना पेट की तिल्लियां बढ़ गई हैं। क्या बढ़ गया? पेट में तिल्लियां बढ़ी हुई हैं सर। तिल्ली बढ़ी है, ओके। हाँ। उसका तो हीमोग्लोबिन कितना रहता है? 8 सर, 8 या 9। अच्छा ठीक है, तो देखो ऐसा है कि मैं आपको दो विषयों में, अगर तो तिल्ली थोड़ी बड़ी है तो आप उसको क्या कहते हैं, ब्लड चढ़ा के ठीक कर सकते हैं। उसका TLC DLC प्लेटलेट कितना है? सर वो तो नहीं करवाया अभी। तो उसके बिना हम नहीं बता सकते ना। अगर उसका थोड़ा सा TLC DLC प्लेटलेट ठीक है तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर वो ज़्यादा डिफर है तब भी लगाना तो है, तब थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो CBC जांच करके फिर आप बताइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि चिलेशन के साथ कोई प्रिकॉशन जरूरत नहीं है, आप चिलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो चिलेशन ले रहे हैं आप लेते रहिए। और बताइए अनिल, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, अंकुश सर, अंकुश बताइए। हाँ जी सर। सर मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, अंकुश। सर मैंने मेरा हार्ट में आयरन ओवरलोड था और पेनक्रियास में भी आयरन ओवरलोड है, शुगर भी है। तो शुगर तो वैसे कंट्रोल है, इंसुलिन लगा रहा हूँ। मैंने वैक्सीनेशन ले ली थी सर 26 को। ओके। हाँ, तो बाकी तो सब नॉर्मल है, बस एक दिन फीवर हुआ था, बाकी ठीक है, उसके बाद तो नहीं कुछ हुआ। आप दवाइयाँ कौन कौन सी खाते हो? मैं पिकलाइन डलवाई हुई है मैंने। अच्छा, नहीं पर मेडिसिन कौन कौन सी? पिकलाइन तो अलग बात होगी ना। आप हार्ट के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हो?
मैं कार्निश्योर ले रहा हूँ, कार्निश्योर। और बस कार्निश्योर सिंपल चल रही है। नहीं, इसके अलावा आपको कोई एस्पिरिन टाइप की दवाई चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं, मैं इतनी ठीक है, नॉर्मल है। एस्पिरिन अगर नहीं आप चल अपने रही है। हार्ट वाले डॉक्टर से पूछिए, अगर वो आपको एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो आप ले अच्छा, सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा, पूछने के बाद, ठीक है, हार्ट वाले से कंसल्ट करने के बाद। अब सिर्फ ठीक है। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, कोई एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई एक आध है, नहीं तो मैं तनु से कहूंगा कि रैप अप करें। लास्ट क्वेश्चन इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क। आप लोग क्विकली पूछ लीजिए, हम लोग ऑलरेडी ओवर टाइम्ड हैं। ओके, हाँ तनु प्लीज। आप पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद। मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और क्योंकि ये बहुत मेरे पास फोन आ रहे थे, बहुत लोगों ने पूछा वैक्सीन लगाए ना लगाए, क्या करें, कैसे लगाए, क्या प्रिकॉशन लेनी है। इंडिविजुअली तो मैंने बहुत लोगों को पर्सनली बताया, जैसे आपको गगनदीप ने बताया, तनु ने बताया और बताया। इंडिविजुअली मैंने कईयों को बताया, तो मैंने कहा चलो एक सेशन ले लेते हैं, सबको जड़ में पता लग गया। ये हमारा सेशन फेसबुक पे भी आएगा, लाइव था, और आपको वहाँ भी दोबारा भी देख सकते हैं। कोई बात अगर नहीं समझ आई, पूछनी है दोबारा, वही आप देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे इस तरह के सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर जो टॉपिक है, कोई बात हो, प्रश्न हो, आप हमें मेल करते जाइए, व्हाट्सएप करते जाइए, ताकि हम वो वाले टॉपिक जो है ज्यादा कवर करेंगे। तो वन सेकेंड, थैंक यू। तानू आप प्लीज रैप अप कीजिए। तानू। डॉक्टर अरोरा जी। sir, thank you very much for a wonderful session. It was really informative session. थैंक यू। ये ऐसी सेशन के साथ आई थिंक उसका कनेक्शन थोड़ा वीक है, तो मुझे ही थोड़ा सा रैप अप करना पड़ेगा। सो वन सेकेंड बेटे, आपका ब्रेक, वॉइस ब्रेक हो रही है। श्योर सर। हेलो सर, अभी आ रही है? हाँ आई, बोलो। सर मैं बस यही कहना चाह रही थी कि थैंक यू वेरी मच। हम लोगों की काफी क्वेरीज इस सेशन से रिजॉल्व होगी। इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन, और होती रहे। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर शेयरिंग टाइम सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आगे भी विल एफर्ट कि आप ऐसे ही हमें इंफॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, everyone. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।